Good morning to all of you. Today we will discuss about the interphase of the cell cycle. तो सेल साइकिल के अंदर हमें इंटरफेज देखने को मिलता है एक, और दूसरा माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज के अंदर आपका माइटोसिस एंड मियोसिस आती है। ठीक है ना। माइटोसिस की स्टडी ऑफ माइटोसिस जो होती है वो किस में करते हैं हम, स्टडी ऑफ माइटोसिस किस में करते हैं, तो उसे हम करते हैं रूट टिप सेल ऑफ ओनियन। और मियोसिस की स्टडी एंथर ऑफ द फ्लावर। ये तो थी माइटोसिस की स्टडी हम रूट टिप सेल ऑफ ओनियन यानी ओनियन के रूट टिप सेल्स में करते हैं, और मियोसिस की स्टडी हम एंथर में करते हैं, एंथर फ्लावर के एंथर में करते हैं। ठीक है नहीं। तो हम बात कर रहे थे इंटरफेज के अंदर, जो कि इंटरफेज होती है, ग्रोथ फेज होती है, सेल की ग्रोथ फेज होती है, जिसके अंदर हमें 3 सब फेज दिखाई दिए थे, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट G1 फेज, आफ्टर दैट S फेज एंड G2 फेज। तो इंटरफेज के अंदर हमें फर्स्ट में दिखाया था, फर्स्ट जो फेज आती है वो आती है G1 फेज, और दूसरी आती है आपकी S फेज, और तीसरे नंबर पे आती है आपकी G2 फेज। तो G1 फेज को हम क्या बोलते हैं, गैप 1 फेज भी बोलते हैं, गैप 1 फेज। और S फेज को हम बोलते हैं सिंथेटिक फेज, और गैप G2 फेज को हम बोलते हैं गैप 2 फेज। ओके। सो जो सिंथेटिक फेज होता है, यानी यहाँ पे किसका सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो एस फेज इंटरफेज की वो फेज होती है जिसमें सेल की क्या होती है, सेल का डीएनए डुप्लीकेशन करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो ये डीएनए सिंथेटिक फेज भी होती है। तो अगर ये डीएनए सिंथेटिक फेज है, तो इससे आने वाली जो पहली फेज होती है उसे हम क्या बोल सकते हैं, प्री डीएनए सिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है नहीं। और G2 फेज को हम पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस G1 फेज। तो किसी भी सेल का जो G1 फेज होता है वो क्या होता है, इट्स करस्पॉन्ड टू इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ अ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है नहीं, यानी प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, कोई भी जब माइटोसिस के बीच की जो इंटरवल होता है वो G1 फेज है,
ठीक है नहीं। और डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है तो उसका इनिशिएशन होता है ना, तो डीएनए का जो इनिशिएशन होता है वो जीवन फेज, डीएनए रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन फेज कहते हैं हम इसको जीवन फेज को, ठीक है नहीं। तो जीवन फेज के अंदर जो होती है सेल क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। इन द जीवन फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। इंटेंसिव सेलुलर ग्रोथ देखने को मिलती है जीवन फेज के अंदर, हमको इंटेंसिव सेलुलर ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है ना। इन दी जीवन फेज जो सेल के अंदर जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं वो सेल कंपोनेंट्स अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, डबल कर रहे होते हैं। मतलब कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा होता है सेल ऑर्गन्स का, जैसे कि लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर सेल ऑर्गन। बट कुछ ऐसे सेल ऑर्गन्स हैं जो कि जीवन फेज में अपने आप को क्या नहीं करते हैं, उनका प्रोडक्शन नहीं होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द सेल जो कि अपने आप को जीवन फेज के अंदर क्या नहीं करते, डबल नहीं करते, ठीक है नहीं। तो इन दिस फेज the production of cell organs take place like इस जो फेज, ये जो फेज होती है इसमें सारे सेल ऑर्गन्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि आप बोल दो गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक है नी, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अदर सेल्स ऑर्गन। Other cell organ except in the जीवन फेज, जो ये जीवन फेज में प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑर्गन टेक प्लेस लाइक लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर सेल्स ऑर्गन्स। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और क्लोरोप्लास्ट का नहीं होता। तो एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। Because these cells also have a DNA content, own DNA content, and they have a double membrane structure. इन जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उनके जो एक सेल्स के जहाँ जहाँ भी न्यूक्लियस होता है ना, उस सेल्स के अंदर डबल मेम्ब्रेन देखने मिलती है, ठीक है नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है, डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है, इनका खुद का न्यूक्लियस होता है। तो इसमें हमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है नहीं। तो इसका जो इनमें भी डीएनए होता है, तो इसलिए इनका क्या होता है, यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होता, ठीक है नहीं। ये एस फेज में पहले अपने डीएनए को कंटेंट को डुप्लीकेट करेंगे, तब जाके G2 फेज के अंदर ये क्या करते हैं, अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है नहीं। यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, सिंथेसिस, यहाँ पे क्या करते हैं, आरएनए का भी सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है नहीं। सिंथेसिस ऑफ
आरएनए नहीं, सिंथेसिस ऑफ क्या कहते हैं उसे, राइबोसोम। तो सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम के हमें जीवन फेज के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। Most of the cellular growth take place in most of the cellular growth take place इन जीवन फेज, ठीक है नी। सबसे ज़्यादा जो सेल की जो ग्रोथ होती है वो जीवन फेज के अंदर ही देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे अभी तो मैंने बताया था कि सभी चीज़ का, सारे सेल ऑर्गन्स का प्रोडक्शन हो जाता है, राइबोसोम बन जाते हैं और सिंथेसिस ऑफ mRNA, tRNA एंड rRNA। तो इनका ये भी अपने आप को क्या कर देते हैं, इनका भी सिंथेसिस हो जाता है। सेल्स के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ structural and functional proteins। बिकॉज सेल इज, क्योंकि इसमें सेल क्या होती है, हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव होती है, ठीक है नी। सेल इन द जीवन फेज सेल इज हाईली मेटाबॉलिक, हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। अब क्या होता है, जब लेट जीवन फेज चलता है ना, इन लेट जीवन फेज एक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट आता है, जो इन द लेट जीवन फेज एक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट देखने को मिलता है हमको, जिसे हम आर पॉइंट कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को, उस रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को आर पॉइंट कहते हैं। अगर सेल उस आर पॉइंट को क्रॉस कर लेती है, यानी उस रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस कर लेती है, तो सेल को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। अगर सेल के अंदर, अगर सेल उस आर पॉइंट यानी आर पॉइंट को, यानी रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सकती, नहीं कर पाती, तो सेल क्या हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, यानी सेल साइकिल से एग्जिट हो जाती है, ठीक है नी। सेल परमानेंट सेल बन जाती है, ठीक है। तो इन दी लेट जीवन फेज रेस्ट्रिक्शन पॉइंट occur known as R point। तो ये R पॉइंट क्या होता है, अब हमने कहा कि ये रेस्ट्रिक्शन पॉइंट क्या होता है। दिस रेस्ट्रिक्शन पॉइंट इज ए क्रिटिकल लेवल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। सो दिस R point is critical level of specific protein known as U protein एंड या बोलिए और ट्रिगर प्रोटीन, ठीक है ना।
ठीक है। तो जब लेट जीवन फेज होता है, यानी जब सेल जीवन फेज से M1 फेज में जा रही होती है, उस समय एक लेट जीवन फेज चलती है, जिसमें हम बोलते हैं कि एक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट आता है। अगर सेल उस रेस्ट्रिक्शन पॉइंट क्या होता है, एक क्रिटिकल लेवल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, जो कि यू प्रोटीन अनट्रिगर प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है नी। इफ सेल क्रॉस द आर पॉइंट, अगर मैं मान लूँ अगर कोई सेल साइकिल में सेल ग्रो कर रही थी, जीवन फेज में है, और जीवन फेज में क्या गया, एक आर पॉइंट आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे आर पॉइंट मानते हैं हम इसे। तो अगर सेल इस आर पॉइंट को क्रॉस कर लेती है तो क्या होगा, सेल को डिवाइड होना पड़ेगा। अगर सेल इस आर पॉइंट को क्रॉस करने में अनेबल रहती है, इफ सेल इज अनेबल टू क्रॉस दिस आर पॉइंट, सो सेल्स बिकम परमानेंट और एग्जिट फ्रॉम दी सेल साइकिल, सेल साइकिल से ही वो हट जाती है और कहाँ पे पहुँच जाती है, इसके लिए वो G0 फेज में चले जाती है, ठीक है नी। और एक डिफरेंट या सेल का हम बोल सकते हैं सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती है, ठीक है। इफ सेल क्रॉस दिस आर पॉइंट, सो it must be divided if cell is unable to cross the R point, it become permanent cell, परमानेंट सेल। तो ये क्या बन जाएगी, परमानेंट सेल बन जाती है, ठीक है नी। nowadays जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पता लगा दिया कि ये जो स्पेसिफिक क्रिटिकल लेवल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन थे ये क्या है, ठीक है नी। नाउ अडे these proteins are identified, these critical proteins are identified known as cyclin एंड CDK काइनेज, ठीक है नी। साइक्लिन CDK काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है नी, CDK काइनेज। तो आज हम क्या जानते हैं, आज साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया है कि जो क्रिटिकल लेवल ऑफ आर पॉइंट है वो जो प्रोटीन्स हैं उन्हें हम बोलते हैं साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। अगर कोई सेल इस आर रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस कर लेती है तो सेल को डिवाइड होना पड़ता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रिगर प्रोटीन्स भी बोलते हैं, क्योंकि सेल को ये क्या करते हैं, ट्रिगर करती है कि वो अपने अगले फेज में चले जाएं, ठीक है नी। इफ द सेल इज अनेबल टू कंट्रोल क्रॉस दिस आर पॉइंट, तो सेल के में क्या होगा, सेल क्या होगी, परमानेंट सेल बन जाती है, या सेल क्या हो जाती है, सेल बिकम परमानेंट एंड अंडरगो, तो सेल बिकम परमानेंट और सेल क्या हो जाती है, हमें ऐसा भी बोल सकते हैं, सेल बिकम परमानेंट एंड अंडरगो to the differentiation।
डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन वैसे क्या होता है, कई बच्चों को पता भी नहीं होता कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सेल स्पेशलाइज्ड हो जाती है किसी भी फंक्शन को करने के लिए। एक सेल थी, अगर उसमें डिफरेंशिएशन आ गया, जैसे कि प्लांट्स में होता है, अगर सेल डिफरेंशिएट हो जाती है यानी तो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है नहीं। तो डिफरेंशिएशन इज द तो डिफरेंशिएशन को हम क्या बोल सकते हैं, अगर सेल कोई भी सेल अगर डिवाइड करना भूल जाती है तो वो डिफरेंशिएट हो जाती है, यानी किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने लग जाती है। सो डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है। टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए साइंस में, ठीक है नहीं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एस फेज को, ठीक है ना। एस फेज, सिंथेटिक फेज, डीएनए सिंथेटिक फेज। ठीक है, तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए डुप्लीकेशन टेक प्लेस, सो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज बोलते हैं। इन द फेज द जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है, ठीक है नी। द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, सो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि एस फेज के अंदर हमें जो मोस्ट एक्टिव एंजाइम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए पॉलीमरेज इज मोस्ट एक्टिव एंजाइम। ओके, सो अमाउंट ऑफ डीएनए डुप्लीकेट होता है, और इसके अंदर क्या होता है, हमें एस फेज के अंदर जब एस फेज चल रही होती है, एस फेज एक स्पेसिफिक फेज होती है, ठीक है नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ डीएनए का ही डुप्लीकेशन होता है और इसमें कोई भी सेलुलर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, ठीक है नहीं। डीएनए रेप्लिकेशन होता है क्योंकि इसकी वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, ठीक है नहीं। वंस अ सेल डबल इट्स डीएनए कंटेंट, ठीक है नहीं, तो इट शुड बी डिवाइड, ठीक है नहीं, फॉर द रिड्यूसमेंट ऑफ डीएनए कंटेंट, ठीक है। सो once a DNA double its content, it must be divided to reduce its DNA content, ठीक है ना। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें हमेशा मैं बोल रहा हूँ डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, तो हाउएवर इन द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, यानी जब भी कोई क्या कहते हैं इसके अंदर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस, सो देयर इज नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। जब इन द at the time of DNA duplication, there is no change in chromosome number, ठीक है नहीं।
तो इस टाइम पे क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर का चेंज नहीं होता। मतलब अगर हमारे पास मेरे पास अगर एक डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर की एक सेल है, उसने डिवाइड की, तो उसमें भी मुझे जो डॉटर सेल होती है, अगर मैं माइटोसिस की बात करूँ, तो ये जब एस फेज से गुजरती है ना कोई भी सेल, तो डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर की अगर कोई सेल है, वो एस फेज से गुजर रही है, तो एस फेज में उसका डीएनए का अमाउंट तो डबल होगा, लेकिन उसके क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है नहीं, मान लिया अगर एक क्रोमोसोम है, ठीक है नहीं, ये तो इसमें डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा कुछ इस तरह से, बट इसके क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, रिमेन सेम रहेंगे। अब ये ऐसा क्यों होता है, देखो इसके लिए एक वो आता है, क्या कहते हैं, सी वैल्यू ऑफ डीएनए के बारे में। ठीक है नहीं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन, अमाउंट ऑफ डीएनए जब डबल होता है पर सेल, ठीक है नहीं, तो उस समय क्या होता है कि डीएनए में क्रोमोसोम नंबर तो रिमेन सेम रहते हैं, पर उसके जो डीएनए में जो सी वैल्यू ऑफ डीएनए है वो चेंज हो जाती है। यानी तो मैंने क्या कहा था, कोई भी एक सेल है जैसे, ठीक है नहीं, क्रोमोसोम नंबर है 2n क्रोमोसोम नंबर की जो सेल है, वो जब एस फेज से गुजर रही होती है, तो उसके बाद भी उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने मिलेंगे। ठीक है नहीं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डीएनए का ही अमाउंट डबल होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम रहते हैं। तो जब यहाँ पे 2c वैल्यू ऑफ डीएनए 4c वैल्यू ऑफ डीएनए में चेंज हो जाता है। अब ये 2c वैल्यू ऑफ डीएनए या 4c वैल्यू ऑफ डीएनए क्या होता है, तो देखो जो एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में जो जितना टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सी वैल्यू ऑफ डीएनए बोलते हैं, सी वैल्यू ऑफ डीएनए बोलते हैं। ठीक है नी, तो द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए present in haploid set of chromosome known as C value of DNA। ठीक है ना, तो एक हैप्लॉइड सेट में प्रेजेंट जितना भी डीएनए होता है उसे हम सी वैल्यू ऑफ डीएनए कहेंगे। तो एक डिप्लॉइड सेट के अंदर कितना वैल्यू ऑफ डीएनए होगा, 2c वैल्यू ऑफ डीएनए होगा। तो जब वो सेल डिवाइड करेगी तो उसका क्रोमोसोम नंबर डिवाइड नहीं करेगा, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम रहेंगे, बट वैल्यू ऑफ डीएनए विल डबल। तो 2c से कितना हो जाएगा, 4c वैल्यू ऑफ डीएनए हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये थी एस फेज की बात। अब हम एस फेज में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनते हैं। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आल्सो टेक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन टेक प्लेस। अब हिस्टोन प्रोटीन भला क्या होती है, तो क्रोमोसोम मिलकर बना होता है, एक क्रोमोसोम जो मिलकर बना होता है, तो अगर मैं बोलूँ जो क्रोमोसोम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर बना होता है। तो डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इसलिए होती है जब आगे जब सेल ग्रोथ करेगी माइटोटिक फेज में, तो वहाँ पे जब माइटोसिस या मियोसिस की प्रोसेस चलती है, तो वहाँ पे जो डीएनए होता है वो क्या होता है, उसका कंडेंसेशन होने लगता है। तो डीएनए के कंडेंसेशन के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स की क्या होती है, नीड होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ठीक है नी, हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए से क्या मिलकर बना होता है,
न्यूक्लियोसोम बनकर मिल होते हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से क्या बनते हैं, न्यूक्लियोसोम, ठीक है नी। और न्यूक्लियोसोम्स क्या होती है, न्यूक्लियोसोम आर द यूनिट, न्यूक्लियोसोम क्या होती हैं, किसी भी क्रोमोसोम की क्या होती हैं, यूनिट होती हैं, ठीक है नी। न्यूक्लियोसोम आर द यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम मिलकर बना होता है वो न्यूक्लियोसोम से मिलकर बना होता है, और न्यूक्लियोसोम में क्या होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए होता है। एक क्रोमोसोम के अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, जिसमें कि डीएनए अपने आप को क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है नी। तो आफ्टर बाइंडेशन जो फिर उसमें क्या होगा, वो न्यूक्लियोसोम जिसमें कि हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन में के 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें डीएनए अपने आप को क्या करता है, कॉयल करता है, ठीक है नी। तो फिर इनका जब कंडेंसेशन होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जब कंडेंसेशन होता है, तो उससे क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम जब हम माइटोटिक फेज पढ़ते हैं तो क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पे, एनाफेज पे इक्वेटर पे क्या करते हैं, लगाते हैं माइटोसिस के अंदर। फिर उसके ऊपर क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर आके क्रोमोसोम के काइनेटोफोर से स्पिंडल आकर फाइबर आके मिलते हैं और उसे अपोजिट पोल की ओर खींचते हैं टेलोफेज में, ठीक है नी। तो वहाँ से क्या होता है, सेंट्रोमियर टूट के स्प्लिट होके 2 बराबर क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाता है, जिससे कि हमें आइडेंटिकल सेल्स मिलती हैं, ठीक है नी। तो डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, तो वो यूकैरियोट्स की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, ठीक है नी। डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन का पाया जाना यूकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। ये तो थी एक्स्ट्रा बात, ठीक है नी। अब हम बात करेंगे एस फेज की, नहीं G2 फेज की, ठीक है। अबाउट दी G2 फेज, जिसे हम बोलते हैं गैप टू फेज, और इसे बोलते हैं पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज, ठीक है नी। तो G2 फेज के अंदर क्या होता है, इसमें भी रेस्ट ऑफ सेलुलर ग्रोथ देखने को मिलती है, रेस्ट ऑफ सेलुलर ग्रोथ टेक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर किससे मिलकर बने होते हैं, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है नी। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से बनकर, जो कि साइटोस्केलेटन का भाग होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है नी। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन इसलिए होता है जब क्रोमोसोम इक्वेटर पे, एनाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज रहते हैं, तो उस फेज में उनकी स्प्लिटिंग होती है। तो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोफोर से मिलकर उस पर चिपक जाते हैं, तो उनके बीच में एक अपोजिट अट्रैक्शन लगता है, और स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को क्या करते हैं, अपोजिट पोल की ओर खींचते हैं, जिससे कि उनका सेंट्रोमियर टूट जाता है और क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है नी। तो स्पिंडल फाइबर का ये काम है, ठीक है नी। रेस्ट ऑफ सेलुलर सिंथेसिस टेक प्लेस करती है, ठीक है नी। और एनर्जी ऑफ स्टोरेज, तो इसमें स्टोरेज होता है, मोस्ट ऑफ एनर्जी स्टोर, मतलब एटीपी का स्टोरेज करती है, क्योंकि आगे जो माइटोटिक या मियोसिस में जब सेल चली जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है,
एनर्जी की नीड होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, कहीं पे क्रोमोसोम को खींचना है, ठीक है नहीं, इसमें क्रोमोसोम को खींचने में ही सिर्फ 30 ATP एनर्जी चाहिए होती है, 30 ATP मॉलिक्यूल्स, 30 ATP चाहिए होती है, ठीक है नहीं। वहाँ पे तो उस माइटोसिस या मियोसिस यानी जो माइटोटिक फेज है वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी स्टोर कर लेती है सेल इसी फेज में। इस एनर्जी स्टोरेज करने के लिए सेल अपने आप को डिहाइड्रेट करती है, पूर्ण तरीके से डिहाइड्रेट तो नहीं करती, लेकिन सेल अपने उसमें से थोड़ा सा वाटर कंटेंट को लूज कर लेती है, ठीक है नहीं। तो इसलिए वो एनर्जी का स्टोरेज करती है, एनर्जी स्टोरेज करने के लिए उस अपने सेल्स में से वाटर का कंटेंट बाहर निकाल देती है, ठीक है नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द माइटोटिक फेज इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और if you like to watch my video, so please do subscribe and share with your friends also. Thank you very much for watching.